हेलो, स्वागत है अपनी इस नई क्लास में। आज आज हमारा टॉपिक होगा बोटनी। बोटनी जो शुरू चल ही रहा है, आज पार्ट होगा 4 बोटनी का। तो हमने क्या पढ़ रखा था कि पादपों में जो क्या क्या पढ़ा है। पादप में प्रकाश संश्लेषण जो एक प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना भोजन किस तरह बनाते हैं, उन पौधों के जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। और फिर हमने पढ़ा पादपों में वर्गीकरण पढ़ा था कि पादपों में वर्गीकरण होता है, कैसे होता है। पादपों में जो वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, एक होता है पुष्पोद्भिद और एक होता है अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद होता है जिसमें क्या होते हैं, फूल बनते हैं और बीज बनते हैं, और अपुष्पोद्भिद ना ही फूल होते हैं और ना ही बीज बनते हैं, वो पढ़ा था। अपुष्पोद्भिद में हमने उसको 3 भागों में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के रूप में। और पुष्पोद्भिद में हमने अभी 2 भागों में उसको बांटा था। पुष्पोद्भिद होता था, उसको भी हमने 2 भागों में बांटा था, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। फिर आवर्त बीजी में हमने क्या पढ़ा, आवर्त बीजी में फूल भी होते हैं और बीज भी बनते हैं, और अनावर्त बीजी में फूल नहीं होते, सिर्फ बीज होते हैं। फूल बीज होते हैं वो क्या, और आवर्त बीजी में फिर हमने पढ़ा था कि एक बीज पत्री और बीज पत्री पढ़ा था। वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बॉटनी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में प्रजनन। जो पादप होते हैं वो अपना प्रजनन होते हैं। पादपों में जो प्रजनन होता है किससे होता है और किस माध्यम के द्वारा होता है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा पादप अपना प्रजनन करते हैं और एक नए प्लांट्स के रूप में उसका निर्माण होता है। जैसे रिप्रोडक्शन होता है, सब में होता है, चाहे पादप हो या जीव जंतु कोई भी हो, उसमें रिप्रोडक्शन तो होता ही है। देखो, कोई भी पादप हो गए या जीव हो गए, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी प्रजाति वो लुप्त हो जाए। वही चाहता है कि उनकी प्रजाति लुप्त ना हो, प्रजाति का अच्छा विकास हो और उसकी संख्या है वो ज़्यादा बढ़ती रहे, कभी लुप्त ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, प्रजनन करना पड़ता है। तो प्रजनन होता है वो कितने प्रकार से होता है, प्रजनन 2 प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक, एक होता है लैंगिक और नंबर 2 पे होता है अलैंगिक। नंबर 2 पर होता है अलैंगिक। लैंगिक में होता है, क्या होता है, इसमें 2 जनक होते हैं। इसमें कौन कितने जनक होते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें होता है सिर्फ एक ही जनक होता है, इससे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। जैसे लैंगिक प्रजनन में देखा होगा, जो 2 जनक होते हैं इसमें, मेल और फीमेल। ह्यूमन में आपने देखा होगा मेल और फीमेल, जो मेल के पार्ट से जो स्पर्म होता है वो फीमेल पार्ट, तो मतलब इसमें 2 जनक होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें होता है एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। और ये होता है, ये इसकी प्रक्रिया होती है, बहुत प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है लैंगिक जनन में, और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है। और इसमें ऊर्जा की जो खर्च होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसमें समय कम लगता है, ऊर्जा की खर्च कम होती है। इसमें जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इसमें संख्या होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है इसकी संख्या। और इनमें जो विविधता भी होती है अधिक होती है। जैसे देखा होगा कि जो ये मेल पार्ट है, जो ये मेल है और ये फीमेल है, तो इससे जो मिलकर जो बच्चा होगा उनमें कुछ होगा, वो मेल की भी खासियत आएगी और फीमेल की, दोनों की खासियत आती है उसमें। वैसे इनमें विविधता होती है, उसमें उतनी विविधता नहीं पाई जाती है। तो कैसे प्रजनन होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में कितने 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें होते हैं सिर्फ एक पेरेंट्स ही होता है इन्वॉल्व, इसे अपने पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। तो हम पढ़ेंगे पादपों में प्रजनन पढ़ते हैं। पादपों में प्रजनन में कौन सा होता है, फूल होता है। पादप प्रजनन होता है वो कहाँ से होता है, फूलों में होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अलैंगिक और लैंगिक क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम पादप का प्रजनन, वैसे हमारा मेन टॉपिक है जो पादपों में प्रजनन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम अलैंगिक पहले उठाते हैं, अलैंगिक का उठा लेते हैं। जो अलैंगिक होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है कैसे कैसे होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है वो कैसे कैसे होता है। मान लो एक होता है द्विअंगी विभाजन होता है। नंबर 1 पर आता है द्विअंगी विभाजन। द्विअंगी विभाजन, द्विअंगी विभाजन कैसे होता है और किसमें होता है। द्विअंगी विभाजन होता है, एक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया आपने सुना होगा, जीवाणु होता है। वो जीवाणु क्या करता है, वो विभाजन इसका होकर इसमें 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, इनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। वो जो एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो क्या होता है, द्विअंगी विभाजन कहलाता है। एक कोशिका से फिर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होना।
ये जीवाणु क्या एक कोशिका है, एक कोशिका होता है, इस कोशिका से विभाजित होकर दो नई कोशिका बन जाती है। ये जीवाणुओं में होता है। और इसके और भी उदाहरण है, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, और युग्लिना हो गया, और पैरामीशियम। ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, और पैरामीशियम हो गया, ये सब होते हैं एक कोशिकीय जीव। तो इनमें जो होता है द्विअंगी विभाजन होता है, ये एक कोशिका से विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। युग्लिना हो गया, ये क्या होता है, ये युग्लिना क्या शैवाल है, एक तरह का शैवाल है, लेकिन हम इसे शैवाल पादप है, लेकिन हम इसे पादप में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो युग्लिना होता है इसमें जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय होता है, एक जगह, लेकिन पादपों में जो कोशिका होती है वो बहु कोशिकीय होती है, इसमें एक कोशिकीय कोशिका होती है। तो इसलिए हम इसे इसमें जीव में ही रखेंगे, इसमें पादप में नहीं रखेंगे। तो आपको समझ में आएगा अलैंगिक जनन में द्विअंगी विभाजन कैसे होता है, आपको समझ में आएगा। और इसके उदाहरण भी है, जीवाणु हो गए, अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम। अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम। फिर नंबर 1-2 है, नंबर दूसरा उदाहरण है बहुविखंडन। बहुविखंडन, उसमें हमने द्विअंगी विभाजन में क्या पढ़ा था कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो विभाजन होकर दो अंगों में विभाजित हो जाते हैं, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन बहुविखंडन में क्या होता है, जो एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जो बहुत सारी कोशिका होती है उसमें विभाजित हो जाते हैं। उसलिए कौन से उदाहरण है, जैसे एक शैवाल हो गया, और एक हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये क्या करते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिससे देखिए इसका नाम क्या है, बहुविखंडन। फिर 3 एक आता है मुकुलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बडिंग भी कहते हैं। मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन मैंने आपको एक पढ़ाया था जब हमारी फर्स्ट क्लास में थी, एनिमल किंगडम। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक हाइड्रा नाम का एक जीव था, हाइड्रा, हाइड्रा नाम का जीव मैंने आपको पढ़ाया था। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है, मुकुलन के द्वारा होती है, बडिंग के द्वारा होता है। जैसे एक ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, जो ये क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है कैसे होता है, अलैंगिक ही होता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रा में होता है अलैंगिक होता है, मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। बडिंग में कैसे होता है, यहाँ से एक तंतु निकला, यहाँ से तंतु निकला, एक बड़ा एक तंतु निकला, ऐसे निकलता निकलता यहाँ फिर क्या होता है, यहाँ से टूट जाएगा। इससे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती, ये अकेला ही कर सकता है सब। तो इसमें निकल के टूट जाएगा, फिर एक यहाँ से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो ये क्या है, मुकुलन, बडिंग है। इसी के शरीर से एक पार्ट निकलता है, फिर यहाँ इसका विकास होता है, फिर यहाँ टूट कर एक नया हाइड्रा बनता है। तो ये क्या हो गया, मुकुलन। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है किसकी सहायता से होता है, मुकुलन की सहायता से होता है, मुकुलन के द्वारा। द्विविखंडन हो गया, द्विअंगी विभाजन हो गया, बहुविखंडन, मुकुलन के बारे में हमने पढ़ लिया। और एक होता है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण नंबर 4 पर क्या आता है, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कैसे होता है, बीजाणु निर्माण क्या होता है, मान लो एक क्या है, कवक है, ये क्या है, कवक है। ये क्या है, कवक आपने देखा होगा, आप घर पर अगर ब्रेड वगैरह लेके आते हो तो ब्रेड अगर 2-4 दिन आप 5 दिन आप रख लेते हो तो उस पर हरा हरा कुछ जम जाता है, वो क्या है, कवक ही है। जो कवक क्या हो, ग्रो हो गई है। कवक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऐसे 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 बीजाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, ऐसे ऐसे बीजाणु होते हैं। तो जब बीजाणु होते हैं, जब ये इसका जो सही समय आता है, इसके फटने का सही समय आता है, जैसे अगर अच्छा वेदर अच्छा होता है, वहाँ का मौसम है, उसका टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, तो ये क्या यहाँ से फट जाते हैं। यहाँ फट के जो इसके जो बीजाणु होते हैं यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, फिर वहाँ से एक नए कवक का निर्माण होता है। यहाँ फैल जाते हैं, उधर उधर हवा के माध्यम से भी फैलते हैं, कैसे फैल करके फिर नए कवक का निर्माण होता है। वो क्या है, बीजाणु निर्माण। का विकास कैसे होता है, बीजाणुओं से होता है। तो इसके उदाहरण भी है, ये कवक है, शैवाल होते हैं, उसका भी निर्माण ऐसे ही होता है। जो शैवाल होते हैं, शैवाल होते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। और एक आता है राइजोपस और लीवरवॉर्ट्स। लीवरवॉर्ट्स मैंने आपको पढ़ाया था, लीवरवॉर्ट्स और मोजेज, लीवरवॉर्ट्स और मोजेज, ये सब इसमें कैसे होता है, बीजाणु के द्वारा इनका निर्माण होता है, प्रजनन होता है बीजाणु के द्वारा। और 5 पर एक आता है नंबर आता है 5 पर। 5-6 आपको कराएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट कराएंगे। एक होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन, पुनर्जनन कैसे होता है, एक जीव होता है, आपने सुना होगा, प्लेनेरिया।
प्लेनरिया, प्लेनरिया पुनर्जनन क्या होता है? प्लेनरिया ऐसे एक प्लेनरिया होता है, ये क्या है? प्लेनरिया। अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे और एक यहाँ से काटेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसके 3 भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे। एक काट दिया हमने यहाँ से, एक काट दिया हमने यहाँ से, एक हमने यहाँ से काट दिया, एक काट दिया यहाँ से, और एक काट दिया इसकी पूंछ से। तो ये क्या करते हैं, यहाँ विकास होकर एक वापस नया प्लेनरिया बन जाता है, वापस प्लेनरिया, इससे भी एक नया प्लेनरिया बन जाएंगे, और इससे भी एक नया प्लेनरिया बन जाएगा। ये क्या है? पुनर्जनन। अगर इसके शरीर के हम जितने टुकड़े करेंगे उस टुकड़े से नया उसका विकास होगा, पूरे शरीर का विकास होगा। लेकिन जैसे हम चिपकली होती है उसका जो पूंछ अगर काट देते हैं तो वापस उसकी जो चिपकली से उसकी पूंछ वापस बढ़ जाती है, लेकिन पूंछ से विकास नहीं होता। लेकिन इसकी हम अगर पूंछ भी काटेंगे तो पूंछ से भी नया प्लेनरिया बन जाएगा, नया जो जीव है वो बन जाएगा। चिपकली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पूंछ, अगर इसकी पूंछ भी काटेंगे तो पूंछ से पूरा नया जीव बन जाएगा, इसकी आंखें वो सब बन जाएगी, फिर क्या होगा? नया जीव बनेगा। इसके कितने भी टुकड़े करोगे तो उससे एक नया जीव बनता है। पुनर्जनन हो गया। पुनर्जनन, अब हम एक आखिरी लास्ट लेंगे, वनस्पतिक जनन। वनस्पतिक जनन, वनस्पतिक जनन में क्या होता है कि जब हम कोई भी पेड़ होता है, पादप होता है, उसकी जो उसके पादप के जो भाग होते हैं उसके कहीं भी किसी भी भाग को हम काटते हैं तो फिर उसका नया पौधा बन जाता है, नया पादप बनता है। जैसे उसका अगर हम जड़ उसकी काटते हैं, जड़ काट लेते हैं तो उसकी जड़ अगर हम जमीन में बोते हैं तो उसका नया पौधा तैयार होता है। अगर पत्ती होती है किसी की, अगर पत्ती होती है वो काट कर हम जमीन में बोते हैं तो नया पौधे का निर्माण होता है। तना होता है किसी का, अगर हम काट देते हैं तो और जमीन में बोते हैं तो फिर वैसा ही एक नया पौधा तैयार होता है। तो तने में कौन सा तने से किसके द्वारा कौन होता है? जैसे गुलाब का फूल होता है, गुलाब होता है वो, अगर उसकी हम तना होता है और अगर वो काट कर अगर हम कहीं और लगा लें तो एक नया गुलाब का पौधा तैयार होगा। जो तना होता है उससे हम गुलाब का पौधा, नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और एक पत्ती होती है, पत्ती से एक पौधा होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, अगर उस ब्रायोफाइलम पौधा होता है, उसकी अगर हम पत्ती को काट कर कहीं जमीन पर बो देते हैं तो उस नया पौधे का निर्माण होता है ब्रायोफाइलम में। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं वनस्पतिक जनन के? केला हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और प्याज हो गया। ये किसके उदाहरण है? केला हो गया, पाइनएप्पल हो गया, प्याज हो गया। ये किसके उदाहरण है? वनस्पतिक जनन के। ठीक है, तो मैं अभी मिटा देता हूँ। वनस्पतिक जनन के अगर किसी भी अगर पार्ट को हम काटते हैं, जड़, पत्ती या तना, तो उससे नया पौधा तैयार होता है। उसके उदाहरण देखो, केला हो गया, पाइनएप्पल और प्याज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और एक गन्ना लिख दो आप, गन्ना। गन्ने को भी हम ऐसे काट कर अगर कहीं बो देते तो वो एक नया पौधा तैयार होता है। ये अलैंगिक तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। पादपों में भी लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। पादपों में प्रजनन होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। अब हम पढ़ते हैं पादपों में प्रजनन कैसे? लैंगिक, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन कैसे होता है? लैंगिक प्रजनन सिर्फ उसी पादपों में होता है जिस पादप में फूल पाए जाते हैं, उसी पादप में होगा जिस पादप में क्या पाए जाते हैं? फूल पाए जाते हैं। जिस पादपों में अगर फूल पाए जाते हैं उसी में क्या होगा? प्रजनन होगा। वो क्या, कैसा होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, जैसे एक डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या है? एक फूल है, समझो आप। ये क्या है? एक फूल है। ये क्या है? फूल है एक।
तो पादपों में जो प्रजनन होता है कैसे होता है, फूल के लैंगिक प्रजनन होता है, वो फूल के माध्यम से होता है। जिस पादप में फूल पाया जाता है उसमें कैसा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो फूल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फूलों में जो ये क्या होता है, ये जो बाहर है, जो फूलों को यांत्रिक सहारा देता है, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। जो फूलों के, आपने देखा अगर फूल किसी को तोड़कर आप देखते हो तो इस पे फूल से सपोर्ट के लिए ऐसी चीजें होगी, ये ऐसे होगा सपोर्ट के लिए, इसको हम बाह्य दल बोलते हैं। और ये क्या है, ये है पंखुड़ी। ये क्या है, पंखुड़ी। ये क्या है, पंखुड़ी। और जो ये आपको देख रहा है ऐसा, ये इसका क्या है, फीमेल पार्ट है पुष्प का। पौधे का जो फूल होता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फूल में होते हैं। किसी किसी में अलग अलग होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फूल में अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक पार्ट में होता है। तो हम, ये क्या है, इसका फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट है तो ये क्या है, ये है वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिकाग्र है। और ये है ना, जो ये आप सब देख रहे हैं ऐसे 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 तंतु की तरह देख रहे हैं, धागे नुमा संरचना, ये क्या है, इसका मेल पार्ट है। ये भी मेल है, मेल है, मेल है, ये मेल पार्ट है। तो ये क्या है इसका, ये तो है ना, ये क्या है, तंतु। और ये क्या है, ये है परागकोश। ये क्या है, परागकोश। यहाँ से क्या निकलते हैं, पराग निकलता है। ये क्या है, परागकोश। ये इसका मेल पार्ट है। और ये तंतु हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गई। और ये है ना, ये हो गई वर्तिका। वर्तिका मान मैं यहाँ बना देता हूँ, इसका फीमेल पार्ट। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। और मेल पार्ट में यहाँ बना देता, ये क्या है, मेल पार्ट। ये तो आपको दिख ही रहा है, बाह्य दल है। तो मैं आपको यहाँ से पॉइंट्स लिखाता हूँ कि जो ये बाह्य दल है, और ये क्या है, फीमेल है, ये है मेल। अभी ये जो बाह्य दल होता है ना, ये जो परीक्षा में कैसे सवाल बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं, ये बाह्य दल है, बाह्य दल के समूह को बाह्य दल होता है, बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को क्या बोलते हैं, बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये मेल पार्ट है। जो पौधा होता है ना, उसके फूल होता है, उसका मेल पार्ट है। ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट है। मेल पार्ट से जो पराग बनता है वो कहाँ से निकलता है, इस पराग कोश से निकलता है। ये पराग बनता है, जो इसके पराग बनता है वो पराग कोश से निकलता है। जैसे ह्यूमन में जो मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, जो मेल पार्ट में जो शुक्राणु होते हैं वो फीमेल पार्ट में जाते हैं, वैसे ही जो इसके मेल पार्ट से जो पराग होता है, इसमें जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, पराग होता है। स्पर्म क्या होता है, पौधों में जो फूल होते हैं उसमें जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, पराग होता है। तो इसके मेल पार्ट होता है ना, इसका जो ये मेल पार्ट है ना, इस मेल पार्ट से जो पराग होते हैं वो किसी इस परागकोश से निकलकर जो फीमेल पार्ट होता है उसके वर्तिकाग्र, फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र इसमें प्रवेश कर जाता है, एंटर करता है। फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र में एंटर करता है, फिर वर्तिकाग्र निकलते निकलते इसमें अंडाशय में आ जाता है। तो अंडाशय में क्या है, फिर ये पक जाता है। तो इस अंडाशय से क्या निर्माण होता है, इसके फल का निर्माण होता है। और अंडाशय के अंदर जो ये बीजाणु है, इससे बीज का निर्माण होता है। समझ में आया आपको, ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट जो भी इसका स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है इसका क्या होता है, स्पर्म होता है, जो इसका पराग होता है, पराग होता है, ये पराग कोश है। ये क्या है, पराग कोश। ये इसका तंतु है। और जो मान लो ये इसका, ये क्या है, परागकण। इसका परागकण होता है, परागकण होता है वो ऐसे उड़कर ये किसके भी माध्यम से आ सकता है, बारिश के माध्यम से, या फिर तितली के माध्यम से, या मधुमक्खी के माध्यम से भी यहाँ से यहाँ आ सकता है। मधुमक्खी यहाँ बैठी, यहाँ से पराग लिया और ये फीमेल पार्ट में चली गई, तो यहाँ से पराग होता है वो उसके फीमेल के पार्ट से भी माध्यम से भी आ सकता है। ये हवा के माध्यम से भी आ सकता है, तितली के माध्यम से भी आ सकता है। किसके माध्यम से आ सकता है, जैसे परागकण हो गया, ये इसके फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र से। ये क्या है, वर्तिकाग्र। ये है वर्तिका। ये है अंडाशय। ये अंडाशय है और ये अंदर है, ये क्या है, बीजाणु। जो पराग हो गया,
परागकण हो गया, ये पराग कोश से, मेल पार्ट के पराग कोश से जो फीमेल पार्ट है इसके वर्तिकाग्र में प्रवेश करता है, फिर वर्तिकाग्र से फिर अंडाशय में प्रवेश करता है, फिर अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय से क्या निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण, निषेचन, और फिर बीजाणु, बीजों का निर्माण होता है अंडाशय। समझ में आ गया होगा आपको कि जो होता है उसमें प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन होता है, इससे परागकण होते हैं जो किससे इसके फीमेल पार्ट बॉडी में कैसे प्रवेश करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान बनाया, आपको समझ में आ जाए वैसे। तो बाह्य दल हो गया, ये क्या है? बाह्य दल। बाह्य दल के समूह को क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ये क्या है? ये पंखुड़ियां हैं। तो पंखुड़ी के समूह को क्या बोलते हैं? पंखुड़ियों के समूह को, पंखुड़ियों के समूह को, पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ये पंखुड़िया हो गए, इनके समूह को क्या बोलते हैं? दलपुंज। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहा जाता है, और बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। और जो ये पराग कोश होते हैं, वो परागकण होते हैं, वो किससे निकलते हैं? पराग कोश, परागकण, परागकण होते हैं जो मेल बॉडी में जो परागकण बनते, परागकण होते हैं, परागकण पराग कोश से निकलते हैं, पराग कोश से निकलते हैं। आप पॉइंट्स लिखते रहिए, परागकण होते हैं वो पराग कोश से निकलते हैं। ये मिटा दूं मैं, तो आप ये भी लिख सकते हो। और जो ये पुंकेसर होता है, इसके अब मेल पार्ट को क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। मेल पार्ट होता है इसको पुंकेसर बोलते हैं। ये जो मेल पार्ट है इनको क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। और ये जो फीमेल पार्ट होता है इसको स्त्रीकेसर बोलते हैं। इसको पुंकेसर बोलते हैं और इसको स्त्रीकेसर बोलते हैं। और जो ये मेल पार्ट होता है, इनका जो समूह होता है, बहुत सारे मेल पार्ट होते हैं, इनके समूह होता है, इनको क्या बोला जाता है? जो मेल पार्ट समूह को उनको पुमंग बोला जाता है। और जो ये फीमेल पार्ट होता है इनके समूह को वैसे जायंग बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेल तंतु होता है, मेल पार्ट, उसको क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है। जो इसका मेल पार्ट होता है इसको क्या बोला? पुमंग बोला जाता है। तो और सॉरी, पुंकेसर बोला जाता है। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर कौन सा? इसका मेल पार्ट, ये फूल का, ये है ना, ये मेल पार्ट। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग कौन कौन से? एक होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश। और जो होता है ना स्त्रीकेसर, दूसरा क्या है? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ये है जहां से परागकण होते हैं वो प्रवेश करते हैं। नंबर 2 पर आता है वर्तिका, नंबर 3 पर आता है अंडाशय, नंबर 4 पर आता है बीजाणु। ये इसकी क्या है? पार्ट है। पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। तंतु हो गया, ये तंतु पतला सा धागेनुमा संरचना वाला, और परागकोश हो गया, ये परागकोश होता है। और फीमेल में होता है स्त्रीकेसर होता है। स्त्रीकेसर में 4 भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाणु और बीजाणु, ये 4 भाग होते हैं। और इसमें क्या बाकी रह गया है? इनके समूह मैंने आपको बताया कि पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को क्या बोला जाता है? जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं। और वैसे स्त्रीकेसर के समूह को, स्त्रीकेसर के समूह को, सॉरी, इसको पुमंग बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। स्त्रीकेसर के समूह को जायांग कहते हैं। जो पुंकेसर होता है, जो मेल पार्ट, ये होगा, इनके समूह को क्या बोला जाता है? जायांग कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। और स्त्रीकेसर के समूह को क्या बोला जाता है? जायांग बोला जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं परागण। परागण, परागण कैसे होता है? परागण क्या होता है? परागण कैसे होता है? अब ये हम समझेंगे। तो परागण क्या होता है? परागण क्या होता है कि परागकण, परागकण का पादप के
जब जो परागकण होते हैं, ये जो पादप के नर भाग से जो परागकण होते हैं, पादप के नर भाग से परागकण का पादप के जो नर भाग से पादप के जो मादा भाग में के वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप के नर भाग के परागकण, पादप के परागकण का पादप के नर भाग से पादप के मादा भाग के वर्तिकाग्र से परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागकण का पादप के नर भाग से पादप के नर भाग से पादप के मादा भाग के वर्तिकाग्र में प्रवेश करना परागण कहलाता है। क्या? परागकण का पादप के नर भाग से पादप के मादा भाग के वर्तिकाग्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और ये परागण होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण होता है और एक होता है परपरागण। परागण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण और नंबर 2 पर होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो अभी हम स्वपरागण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपरागण कैसे होता है? अभी हम स्वपरागण पढ़ेंगे। परागण क्या होता है? परागण मैंने आपको पढ़ाया था कि पादप के नर भाग से परागकण का पादप के नर भाग से पादप के मादा भाग के वर्तिकाग्र में जो परागण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। वो दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण क्या है? परागण का ही एक रूप है जो एक ही पादप के पुष्प से उसी पादप के पुष्प से जो पराग का स्थानांतरण, एक ही पादप के पुष्प होता है। जो मान लो ये पेड़ हो गया, एक पेड़ का जो एक पुष्प हो गया, उसी के पुष्प के जो परागकण हो गया ना, पराग हो गया, वो उसी के पुष्प से का स्थानांतरण होता है। तो उसे एक पेड़ हो गया, पेड़ में जो एक फूल है, तो फूल में जो उसके मेल पार्ट हो गया, फूल का मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट में जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प में, उसी जो पौधे के पुष्प में जो उसका फीमेल पार्ट होता है उसमें परागकण का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। उसी सेम ही जो या तो सेम ही फूल में होता है या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल में, उसी पौधे में, किसी दूसरे पौधे में नहीं, उसमें, उससे हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। ठीक है, समझ में आएगा होगा कि जिसमें एक ही पादप के पराग का उसी के पादप के वर्तिकाग्र में प्रवेश, उसी के पादप के जो पुष्प होता है उसके वर्तिकाग्र में प्रवेश करना। एक ही पादप के पराग का, एक ही पादप के पराग का उसी पादप के वर्तिकाग्र में परागकण का स्थानांतरण। एक ही पादप के पराग का उसी पादप के वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, उसी पादप सेम उसी पौधे में, किसी दूसरे पौधे में नहीं, उसी पौधे के या उसी फूल में या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल में परागकण का क्या? स्थानांतरण। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्वपरागण होता है, वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑटोगैमी होता है, एक होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है कि जो फूल होता है, ऑटोगैमी क्या होता है? जो एक पौधे का एक फूल है, तो उसी के जो मेल पार्ट से जो परागकण होते हैं वो उसके उसी पुष्प के फीमेल पार्ट में परागकण का, उसके प्रतिकाग्र में परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प में, किसी दूसरे पुष्प में। ये पौधा हो गया, उसमें हजार ऐसे सैकड़ों फूल होते हैं, सैकड़ों होते हैं। लेकिन जो ऑटोगैमी होगा वो क्या होगा? सेम उसी फूल के जो मेल पार्ट से जो परागकण हो गए, उसी फूल के मादा भाग के वर्तिकाग्र में उस पराग का स्थानांतरण होता है। किसी ऐसे नहीं कि इसके मेल पार्ट से जो परागकण होते हैं उसी पौधे के दूसरे पौधा होता है उसके फीमेल पार्ट में चले जाए, नहीं, सेम उसी पुष्प में चले जाना, किसी दूसरे पुष्प में नहीं चले जाना। जो उसके मेल पार्ट जो परागकण होते हैं उसके मादा भाग में चले जाना ऑटोगैमी कहलाता है। समझ में हो गए आप? उसी पादप में क्या कह सकते हैं हम? एक ही फूल में
परागकण का स्थानांतरण ऑटोगैमी कहलाता है। एक ही फूल में परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑटोगैमी कहलाता है। और दो आता है, उसको क्या बोलते हैं? गैटेनोगोमी। नंबर 2 पर आता है गैटेनोगोमी। गैटेनोगोमी क्या होता है? गैटेनोगोमी क्या होता है? एक ही फूल में नहीं, उसी पादप के फूल का जो परागकण होता है, उसी पादप के दूसरे फूल में उस परागण का क्या कहलाता है? स्थानांतरण क्या कहलाता है? गैटेनोगोमी कहलाता है। मतलब ये क्या हो गया? दो पुष्पों के मध्य हो गया। एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य परागकण का स्थानांतरण। एक ही पादप में दो पुष्पों के मध्य परागकण का स्थानांतरण। गैटेनोगोमी। ऑटोगैमी ये क्या है? स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण एक ही पादप के पराग का उसी पादप के वर्तिकाग्र में परागकण का स्थानांतरण। उसी के पादप के फूल के वर्तिकाग्र में, उसी पादप के फूल के वर्तिकाग्र में परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण। स्वपरागण भी दो प्रकार से होता है। ऑटोगैमी होता है, इसमें एक ही फूल में परागकण का, इसी के फूल में वो पूरी प्रक्रिया होगी, इसके मेल पार्ट से उसी फूल के फीमेल पार्ट में परागकण का स्थानांतरण होता है, उसे ऑटोगैमी कहेंगे। और गैटेनोगोमी क्या कहेंगे? दो पुष्पों के मध्य परागकण का स्थानांतरण। मान लो इस पुष्प का जो मेल पार्ट है, उसमें जो परागकण बना हो, उससे पादप के दूसरे पुष्प हो गया, स्वयं उसी पादप के दूसरे पुष्प में जो हो गया वो परागकण का स्थानांतरण, फीमेल पार्ट में पराग का स्थानांतरण। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो नोट डाउन कर लेना ये। तो हमारा स्वपरागण पूरा हो गया। और दो आएगा, दो प्रकार से होता है स्वपरागण और परागण। कितने प्रकार के मैंने आपको बताया था? एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। परपरागण क्या होता है? परपरागण एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो परपरागण क्या होता है? परपरागण क्या होता है? जब एक पादप के फूल से परागकण किसी दूसरे पादप के, स्वयं उसी प्रजाति के दूसरे पादप में फूल में उस परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? जब एक पादप के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। जब एक पादप के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र में परागकण का स्थानांतरण। मान लो ये दो पेड़ है, दो पादप है, दो सेम ही प्रजाति के हैं, ये भी नीम है, मान लो ये भी नीम है, तो क्या है? ये भी नीम है, दोनों नीम है। तो इस नीम का जो फूल हो गया, उसके जो मेल पार्ट से जो बना हुआ था परागकण बना हुआ, वो किसी दूसरे जो नीम हो गया उसके जो फीमेल पार्ट में जो वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाता है, उसका परागण कण होता है, वो उसी के सेम प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल में उस परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको? मैं मिटा देता हूँ अभी। तो अब हम पढ़ेंगे परागण कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो परागण होता है ना, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किसने किया, किसने ऐसी भूमिका निभाई, इसको जो यहाँ से यहाँ लाने में कौन भूमिका निभाता है। तो मैंने बताया था कि आपको ये यहाँ से यहाँ हवा के माध्यम से भी आ सकता है, बारिश के माध्यम से भी आ सकता है। कोई तितली होगी, वो यहाँ बैठी थी, वो किसी यहाँ से यहाँ बैठ गई, तो वो उसका परागकण हो गया, वो यहाँ से यहाँ चला गया। कोई मधुमक्खी हो गई, वो उसके द्वारा भी यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो वो कैसे पहुँचाया जाएगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परागण दो प्रकार से हो सकता है।
परागण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है, परागण कितने प्रकार से होता है? परागण दो प्रकार से होता है। एक होता है जैविक और नंबर दो होगा अजैविक। जैविक हम एक लेते हैं, जैविक। जैविक परागण में कौन कौन शामिल होते हैं? लगभग जैविक परागण होता है लगभग 80% लगभग सभी पादपों में 80% परागण जैविक होता है। जैविक होता है मतलब जो सभी पादपों में जो परागण होता है लगभग जो 80% होता है, वो परागण कैसे होता है? वो जैविक माध्यम से होता है। कैसे होता है? जैविक से होता है। कैसे होता है? जब पराग को एक पादप से दूसरे पादप में ले जाने के लिए किसी जीव जैसे तितली, मधुमक्खी या मधुमक्खी जब पराग को एक पादप से दूसरे पादप में ले जाने के लिए किसी जीव, तितली या मधुमक्खी के द्वारा स्थानांतरण हो। मान लो कि जो यहाँ पेड़ हो गया, यहाँ से मधुमक्खी बैठी तो यहाँ के फूल से जो परागकण हुए वो स्थानांतरित करके जैसे उसी प्रजाति के दूसरे पौधे में वो डाल दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया जैविक हो गया। मतलब जैव जीवों के द्वारा उसमें भूमिका निभाई गई, तितलियों के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा। लगभग सभी पादपों में 80% परागकण होता है, वो कैसे होता है? जैविक से होता है। और दो पर हम पढ़ेंगे अजैविक। अजैविक कैसे होता है? अजैविक परागण कैसे होता है? अजैविक परागण कैसे होता है? जब एक पादप से दूसरे पादप में जो परागण को ले जाने के लिए पराग को बारिश या हवा द्वारा स्थानांतरण हो। जब एक पादप से दूसरे पादप में पराग को बारिश या हवा द्वारा स्थानांतरण किया जाता है, स्थानांतरण हो, जो बारिश आ गई या हवा आ गई उसके द्वारा जो परागकण होते हैं वो दूसरे पौधे के, जो दूसरा पौधा होगा, दूसरा हो या किसी भी हो, उसी सेम जो फूल होता है उसके द्वारा भी हो सकता है या किसी दूसरे पादप में भी हो सकता है। कैसे भी करके जो हवा द्वारा उसका मतलब उसमें हवा द्वारा वो परागकण वहां से ट्रांसफर किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? अजैविक कहलाएगा। हवा हो, बारिश हो, किसी के द्वारा ट्रांसफर किया गया है तो वो कैसे कहलाता है? अजैविक कहलाता है। अब हम कुछ इसके उदाहरण पढ़ेंगे कि अगर हम हवा द्वारा अगर परागण किया जाता है ना, हवा द्वारा परागण होता है उसको क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे। हवा द्वारा, और जो पानी के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है? ये क्या है? जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हवा द्वारा परागण, एक होता है हवा द्वारा परागण। हवा द्वारा परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। एक होता है कीड़ों के द्वारा परागण। कीड़ों द्वारा परागण, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। और पक्षियों के द्वारा भी होता है, पक्षियों द्वारा परागण, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली।
जल के द्वारा हो गया, हवा के द्वारा हो गया, कीड़ों के द्वारा हो गया, पक्षियों के द्वारा हो गया। और कौन बचा है? और कौन बचा है? सांपों के द्वारा। सांपों के द्वारा, सांपों के द्वारा जो परागण होता है, परागण, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपियोफिली। उसको क्या बोलते हैं? ओपियोफिली। और बचा है, और बचा है घोंगे। घोंगों के द्वारा, घोंगों के द्वारा परागण को क्या बोला जाता है? घोंगे के द्वारा परागण होता है, उसको क्या बोलता है? मैं भूल गया। घोंगों के द्वारा, एक याद रखो आप, एक और होता है। सांपों के द्वारा हो गया, पक्षियों के द्वारा हो गया, कीड़ों के द्वारा हो गया, हवा के द्वारा हो गया, जल के द्वारा हो गया, चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेप्टेरोफिली। टेरोफिली। जो चमगादड़ होते हैं उसके द्वारा परागण होता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रेप्टेरोफिली कहा जाता है। जल के द्वारा हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोफिली, ऑर्निथोफिली, ओपियोफिली। घोंगे के द्वारा होता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग, हाँ, मरमेकोफिली। घोंगे के द्वारा परागण होता है, उसको क्या बोला जाता है? मरमेकोफिली। जो जल के द्वारा अगर जो परागकण होते हैं उसको एक जगह से दूसरे पादप में या दूसरे पादप के पुष्प में, उसी पुष्प में जो बारिश के द्वारा ऐसे जो स्थानांतरण होता है, उसको हाइड्रोफिली हम कहेंगे। हवा के द्वारा जो अगर परागण का स्थानांतरण, उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। कीड़ों के द्वारा परागण हुआ है अगर, तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली। अगर पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसको हम ऑर्निथोफिली बोलेंगे। अगर सांपों के द्वारा वो कराया गया है तो ओपियोफिली बोलेंगे। घोंगे के द्वारा कराया गया तो उसको मरमेकोफिली बोलेंगे। चमगादड़ों के द्वारा कराया गया उसे क्रेप्टेरोफिली बोलेंगे हम। राइट। रिफिल कर लेता हूँ मैं इसको। अब हम पढ़ेंगे फूल होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो उनका जेंडर होता है ना, एक लिंगी या द्विलिंगी। फूल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फूल होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। एक होता है एक लिंगी, एक लिंगी फूल, और नंबर दो होता है द्विलिंगी फूल। एक लिंगी फूल क्या होता है? एक लिंगी फूल क्या होता है? जिसमें, जिस पादप में नर और मादा, जिस फूल में, जिस पुष्प में नर और मादा भाग अलग अलग हो, अलग अलग फूलों में हो, पुष्पों में हो, पुष्प में हो, एक लिंगी फूल कहलाते हैं। जैसे जो एक पुष्प हो गया तो इसमें सिर्फ एक ही जो नर भाग है, नर भाग होता है वही होगा, मेल पार्ट। और उसका दूसरा फूल होगा उसमें होगा, वो क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा, वो दूसरे फूल में होगा। मतलब एक ही फूल में वो नहीं होगा। दोनों जैसे हमने पढ़ रहा था, दोनों पढ़ा था कि एक मादा भाग हो गई, उसके साइड में ये नर भाग हो गए।
ये फीमेल पार्ट है और साइड में मेल पार्ट है, एक ही फूल में हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक लिंगी फूल में क्या होगा, एक ही लिंग होगा, एक फूल में एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। इसमें क्या होगा, एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा, एक ही लिंग होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी फूल बोलते हैं। जिस पुष्प में नर और मादा भाग अलग अलग पुष्पों में हो, नर और भाग जो अलग अलग पुष्पों में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी फूल बोलेंगे। नर और मादा भाग क्या होते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं। ऐसे कौन कौन से फूल है, तो उसके हम उदाहरण हैं, कौन कौन से होते हैं। ये होता है नारियल होता है, नारियल होता है, वो क्या होता है, एक लिंगी फूल में होता है। पपीता होता है, वो किस में होता है, एक लिंगी फूल में होता है। खीरा होता है, वो भी किस में होता है, एक लिंगी फूल होता है। और तरबूज, तरबूज होता है, वो भी किस में होता है, एक लिंगी फूल में होता है। तो नंबर भाग 2 है, वो है द्विलिंगी फूल। द्विलिंगी फूल, द्विलिंगी फूल में क्या होता है, जिस पुष्प में नर व मादा भाग एक ही फूल में हो, नर व मादा भाग, नर व मादा भाग एक ही फूल में, एक ही फूल में पाए जाते हो, पाए जाते हो। मतलब ये फूल हो गया, उसमें एक ही फूल में नर पार्ट जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होगा, दोनों एक ही फूल में होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी फूल बोलेंगे। ये इसमें ये कौन कौन से आते हैं, इसमें आगे जो गुलाब होता है, उसका पौधा, गुलाब का फूल होता है, वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। सरसों हो गई, बैंगन हो गया, ट्यूलिप हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये द्विलिंगी फूल में आते हैं। गुलाब हो गया, ये सरसों हो गई, बैंगन हो गया, ये किस में आते हैं, द्विलिंगी। एक और अच्छा उदाहरण है आपका, गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, ट्यूलिप हो गया, एक डैफोडिल लिख लो, डैफोडिल भी फूल होता है एक, डैफोडिल, ये फूल हो गया, ये भी किसमें आता है, द्विलिंगी फूल में आते हैं। मतलब उसमें एक ही फूल में दो लिंग होते हैं। द्विलिंग मतलब एक ही फूल में दोनों ही लिंग होते हैं। एक लिंगी फूल मतलब एक ही फूल में एक लिंग होगा, अलग अलग होगा। एक फूल में या तो इसमें मेल ही पार्ट होगा एक फूल में, और इस फूल में या तो फीमेल पार्ट ही होगा सिर्फ, तो एक लिंग होगा, फूल में एक ही लिंग होगा, इसमें फूल में दोनों ही लिंग हो गए। तो आज का हमारा पुष्प का टॉपिक होता है पूरा। तो कल हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, पौधों में उत्तक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब भी हम इसकी 2 क्लास लेंगे। एक होता है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, पौधों में उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, और पौधों में हार्मोन के बारे में, पौधों में जो ग्रो करता है उसमें कौन सा हार्मोन होता है, बीजों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, उसमें अलग अलग हार्मोन होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए अलग हार्मोन होता है, उनके कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ठीक, आज के लिए